बैंक्स जिनका कोर बिजनेस है आपको लोन देने का, लेकिन आप जो भी बैंक के मैनेजर्स वगैरह का आपके पास फोन आता है, जिन भी बैंक के एग्जीक्यूटिव का आपके पास फोन आता है कि आप हमसे लोन ले लीजिए अपने प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, आप उनसे सवाल कीजिएगा आप जिस ब्रांच से बात कर रहे हो वो ब्रांच क्या किराया पे है या आपके ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज किया हुआ है। एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, जितने भी ब्रांचेस हैं वो सारे के सारे रेंट पे हैं। आपको प्रमोट किया जाता है, आपको प्रवोक किया जाता है कि आप उनसे लोन लेके अपनी प्रॉपर्टी खरीदिए, लेकिन उनकी खुद की प्रॉपर्टी वो रेंटल प्रॉपर्टीज है, वो रेंट पे रह रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजेश मिश्रा है और आप लोगों के लिए मैं दिल्ली, एनसीआर, गोवा, दुबई, मोहाली, पंचकुला, करनाल, सोनीपत के प्लॉट्स वगैरह, फ्लैट्स वगैरह, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताता रहता हूँ। समय समय पे हमारी वीडियोस वगैरह आती रहती है जिसको आप लोग बहुत पसंद करते हो। साथ ही साथ हमारे को ये भी कमेंट बॉक्स में आता रहता है कि आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह बनाया कीजिए। तो समय समय पे हमने रियल एस्टेट एज अ करियर, रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट, बड़े सारे वीडियोज़ हमने इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह हमने इसमें बनाए हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी REITS पे वीडियो बनाने के लिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो हमने उस पर भी वीडियो बनाए हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, दैट इज लोन की। और मैं क्योंकि एक एक्स एम्प्लॉय हूँ HDFC बैंक का, तो मैं बेहतर तरीके से आपको ये समझा पाऊंगा कि लोन लेके हमें प्रॉपर्टी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो द आंसर वुड बी स्ट्रेट नो, कि अगर आप लोन लेके प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको नहीं लेना चाहिए। उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। एक 50 लाख रुपए का फ्लैट है, 20% ओसी, एक टेक्निकल टर्म है ओसी जिसको कि हम ओनर कंट्रीब्यूशन कहते हैं। जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं ओसी बैंकिंग के भाषा में। सो 50 लाख रुपए में 20% आपको ओसी देना पड़ता है, विच इज 10 लाख रुपीस, और बाकी जो 80% यानी कि 40 लाख रुपए होता है वो होता है बीसी, बैंक कंट्रीब्यूशन। और उसी बैंक कंट्रीब्यूशन पे आपको EMI बनती है और आपको बैंक को चुकता करना पड़ता है। सो EMI स्टैंड्स फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट मींस योर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नाउ वेयर इज द गिमिक? सो इसमें समस्या क्या है जो लोगों को समझ में नहीं आता है कि जब EMI कैलकुलेट होता है, मान लीजिए कि आपका 100 रुपए का लोन था और 100 रुपए ही बैंक आपसे ब्याज वसूल रही थी, तो 200 रुपए हो गया, ठीक है। लेकिन जब आपका EMI जाएगा और वो 10 रुपए पर मंथ के हिसाब से जाएगा, तो उसमें 9 रुपए आपका ब्याज का होगा और 1 रुपया आपका प्रिंसिपल का होगा। धीरे धीरे जो है आपका ब्याज का अमाउंट घटेगा और प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है और 40 लाख रुपए का आपका लोन है, उस लोन पे आपकी जो किस्त बैठती है वो 40,000 रुपए का किस्त बैठता है। अगर आपने 1 साल में उसको दिया है बैंक को, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी कि 4,80,000 रुपए आपने दिए हैं बैंक को। जब आप 6 महीने के बाद RBI ने ये बोला है कि आप अपना लोन चुकता कर सकते हो विदाउट एनी प्री क्लोजर पेनल्टी। सो जब उसको आप चुकता करने के लिए जाओगे तो उसमें बैंक, आपने 4,80,000 रुपए दे दिया होगा, लेकिन आपका लोन लगभग 40 के 40 लाख ही होगा। बहुत मुश्किल से उसमें 12,000 रुपए प्रिंसिपल में घटाएंगे, बाकी बैंक आपसे सारा का सारा इंटरेस्ट ले चुका होता है। तो इस तरीके से जब हम ब्याज, बैंक बोलता है कि 9, 9.25% या 8, 8.5% होता है, वो होता नहीं है। वो लगभग अगर 20 से 22% के आसपास का होता है, बिकॉज इनिशियल वो सारा का सारा जो है वो आपसे इंटरेस्ट ही ले रहे होते हैं। और इस हिसाब से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे हमें कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना अमाउंट को पे करना है, सो हमारा 40,000 रुपए का हमारा EMI अगर है और 20 साल का हमारा लोन है, तो हम जो पे करते हैं वो लगभग 96 लाख रुपीस पे करते हैं। सो 40 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी 1 साल में आपने 480 पे किया है, और जब साल आपका, जब लोन का टेन्योर आपका खत्म होगा तो आपने जो दिया होगा बैंक को वो 96 लाख रुपए होगा। उस 96 लाख रुपए में सिर्फ और सिर्फ 40 आपका प्रिंसिपल था, 56 लाख रुपए आपने इंटरेस्ट का भुगता होगा उसमें। नाउ
उससे दिक्कत क्या है कि आपने 56 लाख रुपए ब्याज का भुगत दिया, इतनी प्रॉपर्टी में अप्रिशिएशन शायद हो ना पाए। अगर वो कमर्शियल है या वो अगर रेजिडेंशियल है, प्लॉटिंग में एक बार फिर भी हो पाएगा, वो उतना शायद अप्रिशिएशन ना हो पाएगा जितना आपने कर लिया है। और बैंकिंग के भाषा में सिखाई जाती है हमें कि जब भी किसी से दुश्मनी निकालनी हो और उसे पता भी ना चले कि आपने उससे दुश्मनी निकाली है, तो उसको एक ईएमआई की घंटी उसके गले में बांध दो। सो जैसे ही आप उसकी ईएमआई की घंटी उसके गले में बांधते हो, वो जीवन भर के लिए बैंक का गुलाम हो गया। कारण मैं आपको बताता हूं कि एक एवरेज जो एज होता है प्रॉपर्टी खरीदने का, वो 30 साल के आसपास का होता है। 30 साल के एज में उसको आपने लोन दिला दिया, अगले 20 सालों तक वो लोन चुकता करता रहेगा, और जब तक लोन खत्म होगा उसकी उम्र हो जाएगी 50 साल। पूरा का पूरा जो जवानी है उसने अपने बैंक के लिए न्यौछावर कर दिया। वो ना कहीं घूम पाएगा, ना कहीं फिर पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। उसको हमेशा हर महीने ईएमआई का टेंशन रहेगा। साथ में वो अगर कहीं नौकरी कर रहा होगा तो उस नौकरी का वो गुलाम बन के रह जाएगा, बिकॉज उसको पता है कि अगर वो नौकरी छोड़ेगा तो उसका ईएमआई कौन भरेगा। एक रिसर्च के माध्यम से पता चला है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है। आपने सुना नहीं होगा कि कभी हमारे पेरेंट्स जो थे वो डिप्रेशन में थे, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो डिप्रेशन में थे। और उन्होंने हमें बताया भी था कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। हालांकि उन कहावतों का मतलब बचपन में समझ में नहीं आता था, लेकिन आज वो चरितार्थ हो रहा है वो कहावत। सो जितना आपके पास इनकम हो उतना ही एक्सपेंस होना चाहिए। जो रिसर्च बताता है कि जो डिप्रेशन का कारण है उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो अंडर इनकम एंड ओवर एक्सपेंस है। यानी हम कमा तो कम रहे हैं और खर्चा हम ज़्यादा कर रहे हैं, और अमूमन ये यंगस्टर्स के साथ ये हो रहा है। और ये हो भी कहाँ रहा है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। जितने भी साइकोलॉजी के क्लिनिक्स हैं या जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, उनके पास आपने कभी भी बच्चों को जाते हुए नहीं देखा होगा या बुजुर्गों को जाते हुए नहीं देखा। ये सारे के सारे यंगस्टर्स जा रहे हैं, क्योंकि ये इनकी आमदनी से ज़्यादा इन्होंने खर्चा पाल रखा है एक फेक, एक वर्चुअल लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए। बैंक्स तो अपने टारगेट पूरा कर रहे हैं लोन्स के लिए, लेकिन आपको ईएमआई के चुंगल में बांध के, और ये सारी चीज़ें जो है हिंदुस्तान में हो रही है। सो बेसिकली जब आप हिंदुस्तान में कल्चर है कि आप जब पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तब तक आपकी एज जो है 25-26 साल के आसपास हो जाता है। फिर आपकी नौकरी लगती है 4-5 साल, उसके बाद 30 साल की उम्र में अमूमन ये ट्रेंड देखा गया है कि 30 साल इज एवरेज एज जहाँ पे कि आप लोन लेते हो, और 20 साल का ईएमआई चुकता करते करते आप 50 साल के कब हो जाते हो पता भी नहीं चलता है। तो डायरेक्ट बचपन से बुढ़ापे के दहलीज में आप कदम रखते हो, बीच का आपका समय ही आपका खत्म हो जाता है। सो बेसिकली ये सारी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होती हैं। आपने देखा होगा फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हर जगह वो घूमते रहते हैं, बिकॉज उनके ऊपर ईएमआई का कोई प्रेशर नहीं है। वो 15-15, 20-20 दिन के लिए घूमने के लिए जाते हैं। लास्ट टाइम आपने कब किस हिंदुस्तानी को देखा है कि वो 20 दिन के लिए कहीं ट्रिप पे गया हुआ है, 25 दिन के लिए कहीं घूमने के लिए गया हुआ? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। या तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या उसका जो बैंक का किस्त है वो बेचारा वो भर नहीं पाएगा, उसको वो टेंशन हमेशा बनी रहेगी। सो नाउ अगर लोन लेके फ्लैट नहीं लेना चाहिए, तो हमें फ्लैट अगर लेना है या कोई चीज लेना है तो कैसे करना चाहिए? सो लोन के बदले जो बेटर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो आपका आता है सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। या तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स को परचेज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं रिसेंटली एक एग्जाम्पल बताता हूं कि सिग्नेचर ग्लोबल का एक फ्लैट लॉन्च हुआ था 13,000 रुपए के रेट में 37D में, 3 करोड़ रुपए का। 6 महीने के बाद उसकी जो कीमत है 3 करोड़ 10 लाख रुपए है। लेकिन सिग्नेचर ग्लोबल का जो स्टॉक 20 सितंबर को लॉन्च हुआ था, 2023 आईपीओ, वो 445 का लॉन्च हुआ था, और आज उसका 1276 रुपए का प्राइस है। यानी अगर किसी ने उसमें 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज वो 3 करोड़ रुपए का वो आज हो चुका है। सो दैट इज अ बेटर इंस्ट्रूमेंट कि अगर आप लोन के थ्रू लेते हो, सो उससे बेहतर है कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करो। उदाहरण के तौर पे कि मान लीजिए आप 40,000 रुपए का ईएमआई भर रहे थे 50 लाख के फ्लैट में, तो वही 40,000 रुपए अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, और म्यूचुअल फंड्स आर डूइंग बेटर दीज डेज, अगर 15% के आरओवाई से, तो 7 साल में वो आपका जो पैसा होता है लगभग 1 करोड़ 34 लाख रुपए हो गया होता है, और उतनी फ्लैट की कीमत बढ़ी नहीं थी।
तो आप इसको सिप करके और वही 7 साल में वो फ्लैट को खरीद सकते हो, यानी कि 13 साल की एटलीस्ट आपको छुट्टी हो जाएगी, ईएमआई का घंटी आपके गले में नहीं बंधना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपके पास ऑलरेडी सारा का सारा पैसा अगर व्हाइट का है, बैंक में है, तो उस पैसे को अगर आप एफडी में भी डाल देते हो, सो अगर मान लीजिए 50 लाख रुपए का फ्लैट है, पूरा का पूरा 50 लाख रुपए, या तो आप 40 लाख बैंक से लोन लेके फ्लैट खरीदोगे, या आपके पास डाउन पेमेंट होगा, तो लोन तो स्ट्रेट अवे नो कि लोन से लेना नहीं है। और अगर आपके पास 50 लाख रुपए आपने कहीं से सेविंग कर रखा है, उसको अगर बैंक में डाल दोगे तो वैसे भी 6% के रेंट आरओआई के हिसाब से आपको लगभग 25,000 रुपए पर मंथ आएगा, और वही फ्लैट आप 10,000 के रेंट पे अफोर्ड कर सकते हो। और 15,000 रुपए जो 25 आपको आ रहा है बैंक से आ रहा है, 10 का आपका रेंट जाएगा, 15 का अगर आप सिप कर दोगे तो भी 11-12 सालों में आप अपना खुद का फ्लैट खरीद सकते हो। सो सिप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और मैं सारे यंगस्टर्स से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी यंगस्टर्स हैं हिंदुस्तान के, वो हमेशा ईएमआईज वगैरह पे बिलीव करते हैं, ईएमआईज वगैरह दे रहे होते हैं, और यही वो एक रीजन होता है कि हमारा एक कंट्री ग्रोइंग कंट्री है, और सिर्फ ईएमआई के झंझट में पड़ के वो शायद ग्रो नहीं कर पा रहे। वो और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो जॉब्स वगैरह चेंज नहीं कर पाते हैं इन्हीं चीजों की वजह से। बैंक्स जिनका कोर बिजनेस है आपको लोन देने का, लेकिन आप जो भी बैंक के मैनेजर्स वगैरह का आपके पास फोन आता है, जिन भी बैंक के एग्जीक्यूटिव का आपके पास फोन आता है कि आप हमसे लोन ले लीजिए अपने प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, आप उनसे सवाल कीजिएगा आप जिस ब्रांच से बात कर रहे हो वो ब्रांच क्या किराया पे है या आपके ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज किया हुआ है। एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, जितने भी ब्रांचेस हैं वो सारे के सारे रेंट पे हैं। आपको प्रमोट किया जाता है, आपको प्रवोक किया जाता है कि आप उनसे लोन लेके अपनी प्रॉपर्टी खरीदिए, लेकिन उनकी खुद की प्रॉपर्टी वो रेंटल प्रॉपर्टीज है, वो रेंट पे रह रहे हैं। सो मेरी यंगस्टर से यही रिक्वेस्ट होगी कि ईएमआई पे कोई चीजें ना रखें, लाइफ को बिल्कुल लाइबिलिटी फ्री रखें। क्योंकि एक बैंकर होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूं, जब हमारी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होती थी बैंक में, तो हमें मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम खिलाया जाता था कि लोन देना है, लेना नहीं है। और वही कसम जो खाई हुई है उसके वजह से आज ना मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है, ना मेरे पास होम लोन है, ना मेरे पास कोई कार लोन है। परमेश्वर के आशीर्वाद से है, मेरे पास सब कुछ, घर भी है, गाड़ी भी है, मर्सिडीज गाड़ी है, रोहिणी में घर है, रांची में घर है, सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे पास 1 रुपए की भी ईएमआई नहीं है। तो मेरा यंगस्टर्स से अपील होगा, जितने भी यंगस्टर्स इन वीडियो को देख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन ईएमआई आप प्लीज सिप पे आना शुरू कीजिए। और ईएमआई की जो जिंदगी होती है वो बहुत ही खराब जिंदगी होती है, सिर्फ एक दिखावे की जिंदगी होती है कि आप 25,000 रुपए कमा रहे होते हो और 50,000 के लाइफस्टाइल के लिए आप कार को लोन पे ले लेते हो और बाकी चीजों क्रेडिट कार्ड ले लेते हो, और यू एंड अप पेइंग इन ईएमआई। सो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ईएमआई पे अपनी चीजों को खरीदते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए खरीदते हैं, दे एंड अप इन फ्रस्ट्रेशन, वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, और बाद में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ना चाहते हुए भी। किसी जगह जहां वो नौकरी कर रहे होते हैं उनकी एक तरीके से गुलामी वो कर रहे होते हैं, खुल के वो काम नहीं कर पा रहे होते हैं, स्विच नहीं कर पा रहे होते हैं। तो सारे यंगस्टर से मेरा रिक्वेस्ट है, से नो टू ईएमआई। जैसे बोलते हैं ना, से नो टू ड्रग्स। सो इट इज अ काइंड ऑफ ड्रग्स, इट इज अ काइंड ऑफ स्लो पॉइजन जो आपके बॉडी में धीरे धीरे घुलता चला जाएगा और आपको डिप्रेशन में लेके चला जाएगा। सो से नो टू ईएमआई, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप उन दोस्तों से ज्यादा शेयर करो जो दिखावे की जिंदगी ईएमआई पे जी रहे हैं, ताकि उनको कुछ थोड़ा सा समझ लगे और वो सिप की तरफ मूव करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।